चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को MPPSC सोशल वर्क में, ठीक है भाई, MPPSC सोशल वर्क में वेट 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 MPPSC सोशल वर्क में मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 8 समाप्त कर दिया है और यूनिट नंबर 9 पर आ गया हूँ। और समाजकारी में यहाँ से UGC प्लस में MPPSC दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है भाई, दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है और यूनिट नंबर जो 9 है, वो यूनिट नंबर 9 बोलता है सामाजिक विधान के बारे में। और मैं आज आप लोगों से बात करूंगा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के बारे में, और साथ ही मैं थोड़ा सा जिक्र भी करूंगा बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 के बारे में भी, ठीक है। इन दोनों के बारे में आज मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ। क्लियर हुआ इतनी बात? आगे चलें। अब देखिए कंटेंट के बारे में। तो यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ, सबसे पहला आपका आ रहा है बाल विवाह निषेध अधिनियम, ठीक है भाई, बाल विवाह निषेध अधिनियम आ रहा है। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम के बारे में बताइए जरा, कोई जानता है कोई व्यक्ति? बाल विवाह निरोधक अधिनियम या निषेध अधिनियम की बात की जाए, बात एक ही है। जरा मुझे बताइए क्या है, किसी को पता है? नहीं पता तो भी बता दीजिए। सुनिए, अच्छा तो एक बात आपको बता दूं, बाल विवाह निरोधक अधिनियम में 2-3 बातें तो आपको पता होनी ही चाहिए। जैसे पहली बात तो ये कि 1929 में इसे लाया गया है, ठीक है। दूसरी बात ये है आपके लिए कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेट एक्ट है ये। कभी कभी एग्ज़ाम में आप लोगों से यही लिख देता है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेट एक्ट, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। बाल विवाह निषेध अधिनियम ये है, उसके बारे में चर्चा करता है। तो ये 2 बातें आपको यहाँ से पता होना चाहिए। तीसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो एक्ट है बाल विवाह निरोधक अधिनियम, इस अधिनियम को किसने लाया है, नाम पूछा गया है UGC में। तो MPPSC में भी पूछा जा सकता है, और MPPSC मेंस में, सॉरी UPPSC के मेंस में प्रश्न बनाया गया है यहाँ से। नाम सुना है हरबिलास सारदा? नहीं सुना होगा आप लोगों सारी भी। आवाज़ वगैरह क्लियर है कि नहीं बताइए जरा एक बार मुझे भाई, थोड़ा सा एक्टिव रहा करें, बोला करें आप लोग। तो ये 3 बात आपको मैंने 3 बातें बताई है। तो हरबिलास सारदा ने इसकी स्थापना की, एक प्रकार से ये कह सकते हैं आप, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, इसको जब एक प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था, एक तरीका बनाया जा रहा था कि यह एक्टिविटी होनी चाहिए बाल निषेध अधिनियम के अंतर्गत, तो उस समय ये जो संरचनाएं थी, जो स्ट्रक्चर था, उसका निर्माण जब शुरुआत किया गया था तो वह स्ट्रक्चर 1927 से किया गया था। अब एग्ज़ाम में आपसे तो ये नहीं पूछेगा कि बताइए जरा कि राय साहिब हरबिलास सारदा ने इंट्रोड्यूस कब करवाया बाल विवाह निषेध अधिनियम से, ऐसे नहीं प्रश्न बनेगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब किसी से आप इसके बारे में बताएं तो ये शब्द ज़रूर बोले कि 1927 में राय साहिब हरबिलास सारदा ने इंट्रोड्यूस करवाया था बाल विवाह निषेध अधिनियम से, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेट एक्ट से, ठीक है। तो ये 3-4 बातें यहाँ से तो आपको पता हो गई होगी। और एक बात और आपको ध्यान रखना है, ये जितनी चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता के आगे लेके चल रहा हूँ ना, तो अगर जब ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी तो मैं कोई शब्द बोलूँगा तो आप इजीली समझ जाएंगे फिर वहाँ पर, ठीक है। तो इस अधिनियम में एक बात बता दूं मैं आप लोगों को कि पहले जो लड़की की शादी की न्यूनतम आयु था वो कितनी रखी गई थी। तो कभी कभी उस प्रश्न बन जाता है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत लड़की, ठीक है, यानी गर्ल्स की शादी का जो उम्र रखा गया है, न्यूनतम कितना रखा गया है, बॉयज़ के लिए न्यूनतम एज कितनी रखी गई है। तो कौन बताएगा मुझे
कि गर्ल्स का न्यूनतम आय और बॉयज़ का न्यूनतम आय। न्यूनतम का मतलब होता है मिनिमम, है ना। तो लड़की की शादी के लिए मिनिमम जो एज रखी गई थी वो थी 14 वर्ष, ठीक है भाई। और जो लड़के की थी वह थी आपकी 18 वर्ष, है ना। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। और यह अधिनियम पूर्ण रूप से कब लागू, अच्छा अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हरबिलास शारदा जो है, इनका पूरा नाम है राय साहिब करके बोला जाता है, राय साहिब हरबिलास शारदा। इन्होंने जब 1927 में इंट्रोड्यूस करवाया था और इस अधिनियम को एक स्ट्रक्चर के रूप में समक्ष रखा ब्रिटिश सरकार के सामने 1929 में, और इस कानून को पूरे ब्रिटिश भारत में, ठीक है, हम ब्रिटिश भारत बोल सकते हैं ना, क्योंकि 1930 की बात मैं कर रहा हूँ। तो 1930 में उस समय जो शासन था, जो शासनकाल था, वो ब्रिटिश सरकार की थी, तो इसलिए हम उसे ब्रिटिश भारत बोल सकते हैं। तो ये प्रश्न बन सकता है कि कानून को जो है, इस नियम या इस अधिनियम या इस कानून को पूरे ब्रिटिश भारत में लागू जब किया गया था, वो किया गया था 1 अप्रैल 1930 में, ठीक है। तो ये मैंने 3-4 बातें बताई हैं। तो क्या अब आप लोगों को ये 3-4 बातें याद रहेंगी, भूलेंगे तो नहीं आप सभी लोग? एक बार कंफर्म करिए, बोलिए एक बार। चलिए, बहुत बढ़िया, यही मैं जानना चाह रहा था, ठीक है। तो ये शारदा एक्ट है और इस शारदा एक्ट के बारे में आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, और ये सभी के सभी जितनी मैंने पॉइंट बोला है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, एक बात और मैं आप लोगों से यहाँ पे कंफर्म कर देना चाहता हूँ, और जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, शायद कंफ्यूज हो, तो एक और भी अधिनियम है जिसको हम बोलते हैं बाल निषेध अधिनियम 2006। हम लोग ने ये भी बोलते हैं, है नहीं? बोलते कि नहीं बोलते, बताइए जरा। अधिनियम के बारे में पता होगा तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी, जाहिर सी बात है। तो ये जो मैं 2006 के बारे में बता रहा हूं अभी, ये अधिनियम बाद में लाया गया था 2006 में, ठीक है। यह अधिनियम बाद में लाया गया क्योंकि ये संशोधन का पार्ट था 2006 वाला। 2006 में क्या था, संशोधन का पार्ट रखा गया था। उसमें अगर मैं उसके उद्देश्य की बात करूं तो इसका उद्देश्य वहीं से आया हुआ है जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में आया था, उसी के उद्देश्य को यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया गया है। लेकिन आपके एमपीपीएससी के सिलेबस में ये नहीं लिखा हुआ है कि मैं बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 से प्रश्न पूछूंगा। उसने कहा है कि भाई आपको पढ़ के आना है बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम या बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 का, आपको वो पढ़ के आना है और वहां से मैं प्रश्न पूछूंगा। ये कहता है मध्य प्रदेश का आयोग, ठीक है भाई। तो ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए भली भांति तरीके से। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ यहाँ पर इसके बारे में। तो देखिए, ये जो बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम है ये 1929, और देखिए यहाँ पर 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित किया गया था। अच्छा भाई, ये तो आपको भली भांति तरीके से पता होना चाहिए, और मैंने अभी अभी इसके बारे में जिक्र भी किया है कि शारदा अधिनियम को किस तरीके से लाया गया था। पूर्ण रूप से अगर पूरे ब्रिटिश भारत में जब लागू किया गया था तो वो 1 अप्रैल 1930 को लागू किया गया था, और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में जब पारित किया गया तो 28 सितंबर 1929। तो ये अपने आप में एक फैक्ट बनकर आ सकता है आप लोगों से एग्जाम में। तो इससे आप अगर कॉपी वगैरह रखते हैं तो इस तरीके से आप मेंशन किया करें पॉइंट टू पॉइंट, तो इससे आपको आसानी से याद भी हो सकता है ना। आप जब भी देखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद आती रहेंगी। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि लड़कियों की विवाह की आयु जो है 14 वर्ष, और लड़कों की जो है जो आयु निर्धारित की गई है वो 18 वर्ष तय की गई है, और उसके बाद लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष भी कर दिया गया है। इस अधिनियम में भी संशोधन का पार्ट माना जाएगा। आप अब ऐसा भी नहीं कहेंगे कि यह क्रियाविधि जो है 2030 में लाई गई।
सॉरी 2006 में लाई गई। आप ये भी प्रक्रिया नहीं कहेंगे इसमें, परंतु मैं आपको एक बात बता दूं, इस अधिनियम का अगर कोई प्रश्न बनेगा तो 14 और 18 वर्ष में ये बात तय की गई थी। अब इसको मॉडिफिकेशन पार्ट है 18 और 21, 14-18 का मॉडिफिकेशन है ये, 18 और 21 वर्ष। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि 2006 का पार्ट आ गया है तो अब मुझे 2006 के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जागरूकता के संबंध में है, ताकि लोगों को पता हो इस सारी चीज़ों के बारे में। तो इसलिए पहले से इसको मेंशन कर दिया गया है उसमें, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके प्रयोजक आपको मैंने अभी भी बताया है, राय साहब का नाम लिया है, हरबिलास सारदा थे, और जिनके नाम पर यह सारदा अधिनियम का नाम रखा गया था। और यह 6 महीने बाद, 6 माह के बाद 1 अप्रैल 1930 को ये लागू हुआ। और यह केवल हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश भारत के सभी लोगों पर यह लागू हो गया था, क्योंकि उस समय जो शासनकाल था ब्रिटिश भारत का था। तो ये ज़रूरी नहीं कि केवल हिंदू के लिए ही लागू हो, यहाँ पे अंग्रेजों के लिए भी लागू हो चुका था, मतलब सभी धर्मों पर ये लागू था, ये सभी धर्मों पर लागू था। ब्रिटिश अधिकारियों के कड़े विरोध के बावजूद ब्रिटिश भारतीय सरकार के द्वारा कानून पारित हुआ। तो अब यहाँ से मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ जिसे आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं यहाँ आपसे कह रहा हूँ कि भाई ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं था, ब्रिटिश भारत पर ये सभी तरह से ये लागू हो गया था, तो भारत में यहाँ पर देखा जाए तो देखिए भारतीय सरकार, ठीक है भाई, भारतीय सरकार के द्वारा कानून पारित किया गया और जिसमें अधिकांश भारतीय थे। हालांकि इसका ब्रिटिश सरकार के कार्यान्वयन में कमी थी और इसका मुख्य कारण था ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा उनके वफादार हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिक समूहों में समर्थन को खोजना। अब मैं आपको बताऊं, ये जो भारतीय सरकार की बात हो रही है, ये भारतीय सरकार के द्वारा अधिकतर संघीय सरकार या आमतौर पर केंद्रीय सरकार के नाम से हम इसको जानते थे। भारतीय सरकार में हमने इन्वॉल्व कर दिया करते थे। और अब आप लोग को पता है अच्छी तरीके से कि 28 राज्य हैं और कुल टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अच्छा, आपको मैं बता दूं, अगर अब प्रश्न बनता है आप लोगों से और क्वेश्चन में ऑप्शन में ये लिख कर आएगा कि जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है ये शारदा अधिनियम, जैसे आप लोगों के सामने प्रश्न आ गया और फैक्ट पॉइंट लिख देगा और कहेगा कि यह अधिनियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, तो आप मुझे बताइए आप उस जवाब को क्या बताने वाले हैं? सत्य की असत्य बताने वाले हैं? क्या बताएंगे? अगर यह अधिनियम, देखो हर एक अधिनियम, आप बहुत सारे अधिनियम पढ़ रहे हैं और हर अधिनियम में आपने जैसे ही ओपन करते हैं तो आपको एक चीज़ मिल जाता है कि भाई ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में लागू है। आप सभी लोग जानते हैं 370, अच्छा 370 का ए जो है अभी है, ठीक है भाई, वहाँ पर 370 को हटा दिया गया और 35 ए को हटा दिया, 35 ए को हटा दिया गया। ये तो आपको पता है जम्मू कश्मीर से, ठीक है भाई। तो मैं आपको बता दूं कि अगर अब कोई प्रश्न बनेगा इस तरीके से कि ये जो है चाहे शारदा एक्ट पहले का हो, ठीक है, चाहे किशोर न्याय अधिनियम पहले का हो, और अब के प्रश्नों में ऑप्शन में आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, तो मैं आपको बता दूं अब वो जम्मू कश्मीर में लागू है, ठीक है। सारे अधिनियम जैसे ही ये हटे धारा, सारे के सारे क्या हो गए, वहां पर चलना शुरू हो गए, रन करना शुरू हो गए। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? जरा मुझे बताइए। जी सर। हाँ, तो बस अब आपको यही ध्यान रखना है कि सारे के सारे जो है अधिनियम तो अब प्रश्न आएगा तो आपको इजीली कर लेना है। अब यहाँ से बन सकता है प्रश्न, क्योंकि यूनिट नंबर 9 में आप लोगों से ऑलरेडी उसने सारे के सारे एक्ट ही दे रखा है, तो मुझे लग सकता है भाई आप लोगों को भी लगना चाहिए इस बात का कि हो सकता है ऑप्शन में वो आ जाए, ठीक है। तो भारतीय संविधान के द्वारा जो स्थापित भारत सरकार था वो नई दिल्ली से कार्य कर रही थी उस समय। तो भारत में जो नागरिक के संबंध में जो भी बुनियादी दीवानी या फौजदारी कानून या नागरिक प्रक्रिया संहिता या भारतीय दंड संहिता या अपराध प्रक्रिया संहिता इत्यादि चीजें जो था वो संसद के द्वारा बनाया जा रहा था, ठीक है। तो अभी 9 केंद्र शासित प्रदेश है ना? नहीं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है भाई, याद रखेंगे इसे भी। ठीक है, तो ये चीजें थी आप लोगों का शारदा एक्ट में। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई कि भारतीय सरकार के द्वारा कानून पारित किया गया जिसमें अधिकांश भारतीय थे, और हालांकि इसका जो ब्रिटिश सरकार से क्रियान्वयन में कमी थी, ब्रिटिश सरकार के क्रियान्वयन में कमी थी, और इसका मुख्य कारण था ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा उसके वफादार हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिक समूहों में समर्थन को खोना था। तो यह क्रियाविधि जो की गई थी इसे आप ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो कि पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है। आगे हम बात करते हैं और यहाँ पर देखेंगे बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929। ये आपको तो भली भांति तरीके से पता होनी चाहिए। इंट्रोड्यूस कब करवाया गया था मुझे कौन बताएगा? इंट्रोड्यूस किसने करवाया, कौन बताएगा? नहीं बता रहे हो। 1927 में ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत में पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1930 में। यही सारी चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, ये इसका सिंबल है, सिंबल से आप लोगों से प्रश्न नहीं आने वाले हैं। ठीक है, प्रादेशिक सीमा भारत में है और किसके द्वारा अधिनियमित किया गया है? और मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसा कि आप नाम भी यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, में पारित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, अधिनियमित की जो तिथि है 28 सितंबर 1929 है। आप लोगों को पता है ये चीज़ें और मैंने बता भी दिया है आप लोगों को। ठीक है भाई, शुरुआत की तिथि एक दिन बाद उसको मेंशन कर सकते हैं 29 सितंबर को, और पूर्ण रूप से लागू के लेकर 1 अप्रैल 1930। तो उस समय की बात कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था ये 1930 में। परंतु अगर अब प्रश्न बनेगा तो आप लोग ऐसा नहीं सोचेंगे कि 1930 में नहीं हुआ था तो अब भी नहीं होगा। नहीं भाई, अब वो लागू है वहां पर। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ विधान प्रक्रियाओं के बारे में। देखिए, भारतीय विधायिका और पराजित में सहमति की उम्र पर सवालों को संबोधित करने वाले विभिन्न बिल पेश किए गए थे। विभिन्न प्रकार के बिल पेश किए गए थे। भारतीय विधायिका और पराजित में सहमति की उम्र पर जो सवाल उठ रहे थे उसके संबंध में बिल क्या किए गए थे, पास किए गए थे इस अधिनियम में। एज को लेकर एज एक अहम भूमिका निभाता है बाल निषेध अधिनियम में। 1927 में राय साहिब हरबिलास शारदा ने केंद्रीय विधानसभा में अपना हिंदू बाल विवाह विधेयक पेश किया था। और अगर आपसे ये प्रश्न बने कि इंट्रोड्यूस कराने को लेकर भी, तो भी आपका यही जवाब आएगा, 1927 ही आएगा। ठीक है भाई, बताइए एक बार, क्लियर हो रहा है कि नहीं? जी सर। चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। आगे हम बात करते हैं। यहाँ कह रहा है आपसे कि यहाँ राय साहिब के बारे में कि विश्व में, कि भारत में जो है समाज सुधारकों और राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानियों के दबाव में सरकार ने विधेयक को एक चुनिंदा समिति के नाम से संबोधित किया। अब ध्यान से यहाँ से एक और आप लोगों से प्रश्न बन सकता है, पॉइंट बन सकती है, समझा जाए इसको अच्छे से थोड़ा सा। देखिए, भारत में जो समाज सुधारक और राष्ट्रवादी स्वतंत्रता, अभी मैंने आप लोगों को डीपीएसपी के बारे में बताया भी है। 3 भागों में डिवाइड भी किया गया है इसको। ठीक है भाई, एक गांधीवादी के रूप में, राष्ट्रवादी के रूप में, एक उदारवादी के रूप में। तो यहां पर जो समाज सुधारक और राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी के दबाव में सरकार ने इस विधेयक को एक चुनिंदा समिति के नाम से संबोधित कर दिया। अब ये दबाव किसका था? जो राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी थे उनका दबाव था। भारत के जितने समाज सुधारक थे उनका दबाव था। ठीक है भाई, तो आपको यह ध्यान रखना है, अगर प्रश्न बने कि जो बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 है
इस अधिनियम पर दबाव किन लोगों का था? तो आप कहेंगे राष्ट्रवादी स्वतंत्रता के सेनानियों का था, और आप बताएंगे समाज सुधारक सेनानियों का था, समाज सुधारकों का था। या तो आपके ऑप्शन में लिखा रहेगा ये दो बातें, या तो आपके जब पॉइंट्स की बात करेगा, मुख्य बिंदु की बात करेगा, तो आपको इनके नाम को मेंशन करते हुए लिख देगा कि इनके दबाव में भारत सरकार ने या ब्रिटिश सरकार ने विधेयक को क्या किया, एक नाम दिया था। और ये बात 110% सत्य है, जिसे एज ऑफ कॉन्सेप्ट कमेटी के रूप से नामित किया गया। नाम क्या था? अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे, तो अब ये लिख सकते हैं अपने कॉपी पर भी, क्योंकि आप लोगों को जब मैं यूजीसी का पढ़ाता हूँ तो यूजीसी में इतना डीप में नहीं आता है, क्योंकि डीप में यहाँ पर इसलिए आ रहा है, ऑलरेडी इसने दिया है इस एक्ट के बारे में, इसलिए डीप में पढ़ना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। एज ऑफ कॉन्सेप्ट कमेटी इसका नाम था। तो अगर अब आपसे पूछेगा कभी प्रश्न में कि एज ऑफ कॉन्सेप्ट कमेटी में की भूमिका निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम से संबंधित है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि भाई किशोर न्याय अधिनियम है, कर्मचारी अधिनियम आ जाएगा, कि श्रमिक अधिनियम आ जाएगा, ऐसे नहीं कुछ सोचेंगे आप। एज कॉन्सेप्ट ऑफ कमेटी का जो अगर मैं बात करूं तो ये आपका संबंध है बाल विवाह निषेध अधिनियम से संबंधित है। यहां आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय प्रांत एवं गृह सदस्यों सर मरणोपरांत विश्वनाथन जोशी ने की थी। अब इसकी अध्यक्षता किसने की थी कि वे एज ऑफ कमेटी की, जैसे एज ऑफ कॉन्सेप्ट कमेटी जिसको नाम से आपने नामित किया है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो हरबिलास आपका शारदा भी होगा ऑप्शन में, हरबिलास शारदा भी होगा ऑप्शन में, परंतु आपको उनको टिक नहीं करना है। इन उस समय जो एज कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं, मरणोपरांत विश्वनाथ जोशी जी की अध्यक्षता थी, ऐसी क्रियाविधि वहां पे चली थी। इस समिति के अन्य सदस्य में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए आरकोट रामासामी मुदालियर, खान बहादुर माथुर और मियाँ इलाम बख्श कड़ू, श्रीमती ओ बरीदी विदोन और रामेश्वर नेहरू, सत्येंद्र चंद्र मित्र और ठाकुरदास भार्गव, मौलवी मोहम्मद याकूब, मियाँ सर मोहम्मद शाह नवाज और एडी सांग थे। अब आप सोचेंगे यार इतने सारे नाम क्यों याद करना? भाई ये सदस्यों के नाम नहीं पूछने वाले हैं आपसे एग्जाम में, ये तो सारे के सारे सदस्य हैं उस समिति के। क्लियर हुआ? ये सदस्य हैं भाई किसके? एज ऑफ कॉन्सेप्ट कमेटी के सदस्य हैं। जैसे भाई अगर मैंने कोई काम कर रहा हूं तो उसमें कोई अध्यक्ष बना देता हूं, किसी को उपाध्यक्ष बना देता हूं, किसी को कोषाध्यक्ष बना देता हूं, किसी को सदस्य। अच्छा, सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है तो सदस्यों से आप लोगों से प्रश्न नहीं आने वाले हैं, परंतु अध्यक्षता की बात आपको याद होनी चाहिए। विश्वनाथ जोशी जी हैं, ये आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो देखिए अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, महिला भारतीय संघ और भारत में महिलाओं की राष्ट्रीय परिषद में अपने सदस्यों के माध्यम से जोशी समिति के समक्ष शादी और सहमति के लिए उम्र बढ़ाने के पक्ष में जो है तर्क विकसित किया था। तो बेसिकली अगर बात मैं कर रहा हूँ जोशी समिति का, तो जोशी समिति ने जब ये बातें अपनी अध्यक्षता में एज को लेकर या एज ऑफ कॉन्सेप्ट कमेटी को नाम तो दे दिया कि भाई इसमें जिक्र होगा एज को लेकर, उनकी अध्यक्षता थी, इन्होंने बना दिया। परंतु एक बात आपको यहाँ पर यह ध्यान रखनी है कि जो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन और महिला भारतीय संघ और भारत में महिलाओं का राष्ट्रीय परिषद, इनके सदस्यों के माध्यम से ये जोशी समिति के समक्ष जो है बातें की गई थी उम्र को बढ़ाने के लिए। किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति आकर किसी जोशी जी से बोले, एक कमेटी आके जोशी जी से बोले कि भाई एज को बढ़ा दो, तो जोशी जी तो बढ़ाएंगे ही नहीं। पहली बात, उसमें विभिन्न प्रकार के एनजीओ की या संगठन की या कार्यक्रमों की भूमिका थी, जिनमें से आप देख रहे हैं एक अहम भूमिका थी अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की, देन उसके बाद महिला भारतीय संघ की,
और भारत में महिलाओं की राष्ट्रीय परिषद की जो बनाया गया है उसके जो सदस्य थे उनकी। तो इन तीनों लोगों ने प्रेशर डाला होगा, जोर डाला होगा जोशी समिति पर, तब जाके उन्होंने उम्र बढ़ाने की बात जो है विकसित किया या आगे बढ़ाया था। तब जाके आप ऐसा सोच सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मुसलमानों ने मुस्लिम उलेमाओं के विरोध के सामने बावजूद भी शादी का उम्र सीमा बढ़ाने के पक्ष में जोशी समिति पर अपने विचार जो है प्रस्तुत किए थे। देखो एक बार बता दो, मुसलमान यानी उस समय की बात किया जाए तो जो इस्लाम में विश्वास रखते थे, हालांकि मुसलमानों की आस्था के अनुसार अगर बात किया जाए तो इस्लाम ईश्वर का धर्म है। बात को समझिएगा, मुसलमान यहाँ पर जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जो इस्लाम में विश्वास रखते हो, यानी मुसलमानों की आस्था के अनुसार इस्लाम ईश्वर का धर्म है और यह धर्म हजरत मोहम्मद से पहले महजूद था। अच्छा भाई, आज पवन जी का एक क्वेश्चन आया था। पवन जी ज्वाइन है क्या ग्रुप में? नहीं है। उनका सवाल ये था भाई कि प्रतिबंध किसने लगाया था सती प्रथा पे, है ना? तो भी एक मुसलमान व्यक्ति ही थे। ठीक है, तो आपको वो भी चीज़ें ध्यान रखना है, अकबर का भी नाम। ठीक है, कमेंट आया था ग्रुप में, ठीक है ना, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा उस कमेंट को। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखनी होगी। ठीक है, आगे हम चलिए बात कर लेते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंस बात के लिए। जोशी समिति ने 20 जून 1929 को अपनी रिपोर्ट पेश किया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव कमेटी के द्वारा 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया और 1 अप्रैल 1930 को पूरे भारत में या पूरे ब्रिटिश भारत में ये फैल गया, एक कानून बन गया और इसमें 14 और 18 वर्ष को सभी समुदायों के क्रमशः लड़कियों और लड़कों के लिए विवाह योग्य उम्र के रूप में तय किया गया था। तो इतनी बातें आप लोगों ने देखा जोशी कमेटी के माध्यम से भी। किसमें देखा आप लोगों ने? बाल विवाह निषेध अधिनियम में। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, महत्व तो क्या है? बाल विवाह निरोधक कानून पहला सामाजिक सुधार मुद्दा था ये, जिसे भारत में संगठित महिलाओं के द्वारा ये उठाया गया था और उन्होंने तर्क के विकास के में एक प्रमुख भूमिका निभाई है और सक्रिय रूप से राजनीतिक याचिका के उपकार का इस्तेमाल किया है और इस प्रक्रिया में राजनीति के क्षेत्र में योगदान भी दिया है इसने। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस की बात अगर हो तो आप ये समझ जाइए तुरंत कि एक तो समाज सुधार का मुद्दा हुआ, इम्पोर्टेंस का काम ये हो गया। दूसरा इम्पोर्टेंस बात ये रही, महत्व की बात रही कि महिलाओं को संगठित किया गया। ठीक है, तीसरी बात आपको ये समझ सकते हो कि तर्क के विकास पर इन्होंने अपनी भूमिका को, तर्क मतलब लोगों से तर्क वितर्क किया गया, वाद विवाद किया गया कि भाई क्या सत्य है क्या असत्य है, उसके आधार पर उसका विकास हुआ और सक्रिय रूप से राजनीतिक याचिका के उपकरणों पर उसका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो आज इसकी जो राजनीतिक क्षेत्र है उसमें एक अहम योगदान है बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 का। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। आगे अगर हम बात करें तो देखिए, संगठित महिला संघ में नेताओं के साथ मिलकर जो है विधेयक में मोतीलाल नेहरू जैसे समर्थक समाज जो है सुधारवादी नेता थे और उनका समर्थन मांगा। अखिल भारतीय महिला संघ में बिल में अपने समर्थन के लिए राजनेताओं पर दबाव डाला और उन्हें प्रतिनिधिमंडलों के बाहर खड़े होकर तख्तियां लहराई। अगर आप शारदा के बिल, यह शारदा लिखा हुआ है, शारदा के बिल का विरोध करते हैं तो दुनिया आपको जो है हंसाएगी, जैसे नारे लगाएगी। यह जो था वह एक ऐसा समूह था जिसमें गांधी को अपने भाषणों में बाल विवाह की बुराइयों को दूर करने में सफल होने पर उनको क्या किया गया, प्रेरित किया गया। अब कहने का मेरा मतलब ये रहा यहाँ पर कि पहली बात तो जो संगठित महिला संघ था वो नेताओं से साथ मिलकर एक विधेयक के रूप में क्या हुआ, सामने लाया गया। इसमें जो समर्थन मांगा गया मोतीलाल नेहरू जी का मांगा गया। अखिल भारतीय महिला के अगर बिल की बात करो तो इसके लिए जो समर्थन था वो राजनेताओं पर दबाव डाला गया। इसमें प्रतिनिधियों के बाहर खड़े होकर तख्तियां को लहराया गया, एक प्रकार से जो है मोर्चा या हड़ताल, इस तरह की क्रियाविधि की गई और शारदा बिल का विरोध किया गया। और ये जो शारदा बिल का विरोध हुआ भारतीय महिला संघ बिल के माध्यम से किया गया था।
अखिल भारतीय महिला संघ के माध्यम से किया गया था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और जिसने गांधी को अपने भाषणों में बाल विवाह की बुराइयों को दूर करने में सफल होने के लिए प्रेरित भी किया गया। तो गांधी को अपने भाषण में, ठीक है, बाल विवाह को, बुराइयों को दूर करने में क्या हुआ, सफल होने में प्रेरित किया गया। तो ये था आपका बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 का। तो ये महत्व है, इंपॉर्टेंस चीजें हैं जिसको आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ डेटा के आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि भारत में महिला आंदोलन के लिए एक जीत थी, लेकिन अधिनियम खुद पूरी तरह से विफल था। 2 साल और 5 महीनों में यह सक्रिय बिल था। 473 अभियोग थे, जिसमें केवल 167 सफल हुए थे। सूची थी 270 प्रांतों के साथ जारी किया गया था, जिसमें से 98 मामले सामने आए थे। अगस्त 1932 के दौरान ये लंबित भी हुआ था। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे डेटा वगैरह के बारे में नहीं पढ़ना है आपको। आप ये ध्यान रखिए कि बाल विवाह निषेध अधिनियम में भारत में जो महिला आंदोलन की शुरुआत किया गया था, वह एक प्रकार से जीत हासिल हुई उस पर। और जीत हासिल होने का मतलब सरकार वहाँ पे सुनी उनकी बातों को। और देन उसके बाद इसमें क्या क्या भूमिकाएं थी सक्रिय बिल की या अभियोग की बिल की बात किया जाए, या आपसे जिनमें से केवल 167 सफल हुए थे और 207 प्रांतियों के साथ जारी हुए थे। तो हमें ये सारी चीज़ें डेटा नहीं याद रखना है कि 473 में कितने लोग सफल हैं, कितने लोग प्रांतियों के साथ हैं, कितने लोग अन्य मामलों के साथ हैं। हमें ये बात नहीं ध्यान रखनी है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो महिलाओं के द्वारा आंदोलन चलाए गए थे वो सकारात्मक साबित हुआ था। 2 साल और 5 महीने के लिए वह एक सक्रिय बिल के रूप में जाना गया था, क्योंकि एक्टिव था, उस पर 2 साल तक काम चले थे। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर। ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं 1931 में जनगणना हुई थी। अब ये जनगणना की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो जनता के लिए ये उपलब्ध था कि 15 से कम उम्र की पत्नियों की संख्या लगभग कितने लाख हो गई थी, 85 लाख से बढ़कर 1 करोड़ या 20 लाख हो गई थी। 1 करोड़ 20 लाख हो गई थी। तो ये आप देख सकते हैं 15 वर्ष से कम उम्र की जो पत्नियां हुआ करती थी। लेकिन उम्र के तहत पतियों की जो संख्या थी वो 15 की संख्या में 30 लाख से 50 लाख से अधिक हो गई थी। 5 वर्ष में कम उम्र की पत्नियों की संख्या चौगुनी हो गई थी। मूल संख्या के रूप में अगर बात किया जाए तो ये डेटा आपको ध्यान रखना होगा, 2,18,500, और यही बढ़कर 8 लाख जो है 2,200 हो गई थी। परंतु मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि डेटा आपको ध्यान नहीं रखना है, बशर्ते आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग कि जब 1931 में जनगणना की गई तो पत्नियों की संख्या पहले बताई जाती थी 85 लाख, और उसको बढ़ाकर जो उस जनसंख्या में मिला 1 करोड़ से 20 लाख, लगभग 1 करोड़ 20 लाख मिला। उम्र के तहत पतियों की जो संख्या मिली 15 की संख्या में अगर बात किया जाए तो 20 लाख से 50 लाख से अधिक हो गई थी पतियों की संख्या। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे 15 वर्ष की बात कर रहा हूँ और 18 वर्ष की बात कर रहा हूँ, सॉरी 14 वर्ष और 18 वर्ष की बात कर रहा हूँ, है ना, ये बात कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये डेटा है, आपको ध्यान नहीं रखना है। डेटा से कोई प्रश्न नहीं आने वाले हैं आप लोगों से। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। अब थोड़ा सा आप लोग इसको देखे रहिए कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 क्या कहता है। ठीक है, ये निषेध बच्चे शादी अधिनियम के। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिए कि भारत में 1 नवंबर 2007 को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू हुआ। अक्टूबर 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक विलवधु के साथ यौन अपराधीकरण के बारे में एक निर्णायक निर्णय दिया गया। इसलिए भारत के आपराधिक न्यायशास्त्र में एक अपवाद को हटा दिया गया और उन पुरुषों की कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया जिन्होंने अपनी छोटी पत्नियों के साथ बलात्कार किया था। ठीक है, तो इसमें मॉडिफिकेशन एक प्रकार से हुआ, और ये अधिनियम जब 2006 में आया तो उसमें ये बात कही गई कि एक बाल वधु के साथ यौन अपराधीकरण के बारे में निर्णायक निर्णय दे दिया गया था। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी थोड़ा सा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम क्या है। ठीक है, और ये किसके द्वारा अधिनियमित है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा है। और ये कब,
2006 में। तो यह आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जरा, यूनिसेफ 18 वर्ष से पहले विवाह को बाल विवाह के रूप में परिभाषित करता है और इस प्रथा को मानव अधिकार का जो है उल्लंघन मानता है। भारत में बाल विवाह लंबे समय के लिए एक जो है मुद्दा रहा है। पारंपरिक या सांस्कृतिक या धार्मिक संरक्षण से जुड़े या उसके जड़ों से लड़ने के लिए कड़ी मेहनत भी की गई थी। तो भारत में बाल विवाह लंबे समय के लिए एक मुद्दा रखा गया था, जिसमें पारंपरिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संरक्षण से जुड़ी हुई चीज़ें थी और उसके जड़े से लड़ने के लिए कड़ी मेहनत की गई थी कि मॉडिफिकेशन किया जाए। तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 15 वर्ष से कम उम्र की जो है 1.5 लाख लड़कियां पहले से ही विवाहित थीं और ऐसे बाल विवाह के कुछ हानिकारक परिणाम भी साबित हुए हैं, मिले हैं हम सबको। और बच्चा, शिक्षा और परिवार और दोस्तों से अलगाव, यौन शोषण, जल्दी गर्भावस्था और स्वास्थ्य जोखिम, घरेलू हिंसा के चपेट में आने वाले, उच्च मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कम वजन वाले शिशु, जन्म के समय या जन्म से पूर्व और जन्म से पूर्व के अवसर को खो देना, ये सभी की सभी क्रियाविधि आप लोग देख रहे हैं बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत। तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना होगा। लागू कब किया गया? 1 नवंबर 2007 को। बाल विवाह निषेध अधिनियम को जो है जाना जाता है 2006 के रूप में, लाया गया था 2006 में ही। इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अब 2006 की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए संशोधन, अगर मैं आपसे बात करूँ तो एक चीज़ और लिख लीजिए आप लोग, 1929 में तो आया, लेकिन इसके बाद भी ये संशोधन जो हुआ जारी रहा था, और वो संशोधन 1949 का था, फिर उसके बाद 1978 का था, फिर उसके बाद 2006 था। आप लोगों ने 1949 और 1978 के बारे में कम देखते हैं, परंतु अगर मैं बात करूं आपसे तो 2006 का और 1929 का इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और विवाह का जो न्यूनतम बालिकाओं के लिए एज को डिसाइड किया गया, संशोधित किया गया, वो संशोधन का पार्ट है 2006 का, जिसमें बताया गया था कि बालिकाओं की जो आयु होगी वो 18 वर्ष होगी और जो बालक की वर्ष होगी, जो बालकों की वो वर्ष होगी 21 वर्ष। तो ये कहाँ से आया है आप लोगों को पता हो गया आप, ठीक है भाई? क्लियर है इतनी बातें? क्लियर है तो बताइए जरा एक बार। चलिए, तो ये सभी की सभी चीज़ें आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगी भाई। आप इसका ध्यान रखिएगा, खासकर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये सभी की सभी बातें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना भाई, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, कोई जानता है कि भाई हरबिलास शारदा कौन थे? हरबिलास शारदा के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, ये एक शिक्षाविद थे, साथ ही साथ न्यायाधीश थे, राजनेता थे, समाज सुधारक थे। ये शारदा जी की अगर जन्म की बात किया जाए तो राजस्थान अजमेर में हुआ था 1867 में, इनका जन्म हुआ था वहां पर, ठीक है भाई? तो याद रखिएगा। और वो दिसंबर 1923 में सरकारी सेवा में सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्त का मतलब होता है एक प्रकार से वो अपनी जॉब को छोड़ चुके थे। और वरिष्ठ न्यायाधीश की नियुक्ति के रूप में 1925 में जाना भी गया था उन्हें, और वो जाना गए थे उनको जोधपुर में। जोधपुर राजस्थान का ही पार्ट है, जोधपुर, ठीक है? तो इतनी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखना है इस अधिनियम में, शारदा अधिनियम में। शारदा अधिनियम के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो आप देखिए यहाँ पे जो धारा 2 है वो परिभाषा के रूप में परिभाषित करती है, ठीक? और इसमें देखिए इसके तहत कुछ अपराध और सजा के बारे में भी बात की गई है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि पुरुष वयस्क के लिए सजा, यदि कोई वयस्क पुरुष जो 18 वर्ष से अधिक आयु का है बाल विवाह करता है तो उसे 2 वर्ष के लिए कठोर कारावास का 1 लाख कठोर कारावास होगा और उसे 1 लाख रुपए भी दिया जाएगा। मतलब 1 लाख रुपए का जुर्माना देगा, वो दिया जाएगा नहीं, उसे जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है भाई? याद रखिएगा।
तो एक आपका हो जाएगा 2 वर्षों का कठोर कारावास होगा और दूसरा आपका 1 लाख रुपए उसको जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और विवाह में सहायक होने के लिए दंड, जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी भी बिल जो है किसी भी बाल विवाह में सहायक या सहायता करता है, तो आचरण करता है, तो निर्देशित करता है, तो उसका पालन करता है, तो उसे 2 वर्ष के कठोर कारावास या 1 लाख रुपए दोनों का जुर्माना हो सकता है उस व्यक्ति को। विवाह को बढ़ावा देने या अनुमति देने के लिए सजा बच्चे के माता पिता या अभिभावक का कोई अन्य संगठन या सदस्य जो है वो सहित कोई भी व्यक्ति को जो बाल विवाह को बढ़ावा देने या अनुमति देने के लिए कोई कार्य करता है या लापरवाही करता है, तो इसे रोकने में विफल रहता है, तो इस तरह के विवाह में शामिल होने या भाग लेने की सहमति उसे दोषी ठहराया जाएगा। उसे भी 2 साल तक का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए, और दोनों ये जो कारावास देख रहे हैं 1 लाख रुपए देख रहे हैं, दोनों का जुर्माना उसको देना पड़ सकता है। तो ये है आपका कौन सा अधिनियम? बाल विवाह निषेध अधिनियम। ठीक है भाई, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। बस बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे नीचे वही मिलेगी कि इनमें क्या क्या बातें कही गई हैं, जो कि आप PDF मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। देखिए मैंने बताया था ना कि भाई 1948, 1978 और 2006 में संशोधन कर चुका गया है ना, वही चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन कर दी जाएगी। ठीक है, आपको PDF अभी आपको मिल जाएगा, इसको आप लोग सेंड भी कर लेना थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे हम लोग। बाल विवाह यहाँ पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 आपका हो चुका है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के बारे में। ये क्या है? कोई बताना चाहेगा मुझे कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 क्या है? बताइए। बोलिए एक बार, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 क्या है? चलिए मैं बताता हूँ फिर, यदि आपको नहीं समझ आ रहा है तो सुनिए। देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत भी आप लोगों को 2-3 बातें जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये है जो है भारत की संसद के द्वारा सन 1955 में इसको क्या किया गया था, लाया गया था। पहली बात आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं तो इसी अधिनियम में ही कुछ और भी आर्टिकल्स जोड़े गए थे, कुछ और भी अधिनियम्स लाए गए थे। जैसे इस अधिनियम के अंतर्गत जो कानून पारित किए गए, तो एक कानून था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। देखो, इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ कानून थे जो पारित किए गए हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है वो भी इसी के नाम से जाना जाता है 1955 के। अगर आपसे पूछे कि हिंदू एडॉप्शन एंड भरण पोषण अधिनियम के बारे में, तो भी आपको 1956 में इसी हिंदू विवाह अधिनियम को ही बताओगे। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955, हिंदू एडप्टेशन एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम था 1956। तो इतने अधिनियम आपको ध्यान रखने हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत जो लाए गए हैं ये कानून, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? बताइए। चलिए फिर, बहुत बढ़िया है। तो हिंदू विवाह अधिनियम की बात अगर मैं कर रहा हूं तो यहाँ पे देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम भारत के संसद के द्वारा 1955, ये 1955 लिखा हुआ है, 1955 में पारित किया गया है। और इसी कालावधि में 3 अन्य महत्वपूर्ण कानून भी पारित हुए। एक कानून था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955, दूसरा था हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम 1956, और एक था आपका हिंदू एडप्टेशन एवं भरण पोषण अधिनियम 1956। तो ये तीनों के तीनों जो कानून आप देख रहे हैं ये हिंदू विवाह अधिनियम के ही अंतर्गत लाए गए थे। और ये सभी नियम जो थे हिंदुओं को वैधिक
परंपराओं को आधुनिक बनाने के लक्ष्य से लागू किए गए थे। लक्ष्य या ध्येय का मतलब एक ही होता है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस अधिनियम को जो अधिनियमित किया गया है, आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं कि संसद के द्वारा, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको अधिनियमित किया गया। और ये बेसिकली जब आया है उसकी डेट है आपका 18 मई 1955। 18 मई 1955 शुरुआत की तिथि 18 मई 1955 ही लिखेंगे आप। उसी समय से स्टार्ट भी हो गया, शुरू भी कर दिया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं क्या है ये, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है आप लोगों से कि स्मृति काल में ही हिंदुओं ने विवाहों को एक पवित्र संस्कार माना है और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में भी इसको इसी के रूप में बनाए रखने की चेष्टा की गई थी। परंतु या किंतु विवाह जो पहले एक पवित्र या अटूट बंधन था, वह अधिनियम के अंतर्गत ऐसा नहीं रह गया। तो कुछ विधि विचारकों की दृष्टि से जो विचारधाराएं थी वो अब शिथिल पड़ गई, और जिसकी वजह से यहाँ पर एक प्रकार से अगर मैं आपसे बात करूं तो जो पहले एक पवित्र और अटूट बंधन था वो अब नहीं रहा है। ये हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत बात कही जा रही है कुछ विचारकों के द्वारा। यहाँ जन्म जन्मांतर का संबंध और बंधन नहीं है, बल्कि विशेष परिस्थितियों में उत्पन्न होने पर अधिनियम के अंतर्गत वैवाहिक संबंध को विघटित कर देता है। देखिए, आपको बताऊं मैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, उसी अधिनियम में विवाह विच्छेद का भी आधार हुआ था। और विवाह विच्छेद का नाम जानते हैं आप लोग? बताइए। तलाक अधिनियम। तलाक, वेरी गुड। तो ये प्रक्रिया संचालित थी, तो जो हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख धर्म के मामले वालों पर लागू किया गया था। तो विवाह विच्छेद का आधार माना गया था हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को, इसलिए ज़्यादा पॉजिटिव ये चीज़ें नहीं मिल पाई। आगे कहता है कि यह अधिनियम के द्वारा धारा 10 के अनुसार न्यायिक पृथक्करण निम्न आधारों पर न्यायालय से प्राप्त हो सकता है। ठीक है, त्याग 2 वर्षों में, निर्दयता, शारीरिक और मानसिक कुष्ठ रोग 1 वर्ष, या रजित रोग, ये भी प्रकार रोग ही है, रजित रोग 3 वर्ष, विकृति मन, ठीक है भाई, ये भी मनोवैज्ञानिक टाइप का रोग है 2 वर्ष, तथा पर पुरुष अथवा पर स्त्री गमन एक बार में ही या एक बार में भी अधिनियम की धारा 13 के अनुसार ये बातें जो है इन्वॉल्व कर दी गई। अब देखिए, अधिनियम 13 की अगर मैं बात करूं तो सिंपल शब्दों में इतना सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको ध्यान रखें। इसमें एक तो परित्याग है, आपका एक क्या बन जाएगा, परित्याग बन जाएगा। अब परित्याग का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है, कि यदि पति या पत्नी में से किसी के अपने साथी को छोड़ दिया हो और विवाह विच्छेद की अर्जी जो है दाखिल करने से पहले जो लगातार 2 वर्षों से अलग रह रहे हैं, उस क्रियाविधि को क्या बोला जाता है, परित्याग बोला जाता है। पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं आपसे बात करूं, व्याभिचार होता है एक व्याभिचार। यदि पति या पत्नी में से कोई, देखो अब आपसे आप लोगों से एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी बनते हैं, परित्याग का मतलब बताइए, ठीक है भाई, व्याभिचार का अर्थ बताइए। एडल्टरी का मतलब होता है व्याभिचरी या व्यभिचार। यदि पति या पत्नी में से कोई भी किसी अन्य व्यक्ति से विवाहतर या विभेदतर या विवाह संबंध स्थापित कर लेता है, तो उसे इस विवाह विच्छेद का आधार माना जाता है। कौन से अधिनियम के तहत?
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत। धारा नंबर कौन सी है? 13 के अनुसार, धारा नंबर 13 के अनुसार। आगे अगर हम बात करते हैं क्रूरता के बारे में, क्रूरता क्या होती है? अगर मैं क्रूरता के बारे में बात करूं तो जब पति या पत्नी को अपने साथी के द्वारा मानसिक, शारीरिक या यौनिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, तो क्रूरता के तहत इस विवाह विच्छेद का आधार मान लिया जाता है। तो एक बात तो ये भी तय है आपका धारा नंबर 13 में। धर्मांतर क्या होता है? बताइए। देखिए, यदि पति पत्नी में से किसी एक ने कोई अन्य धर्म जो है स्वीकार कर लिया हो, उसे कहा जाता है धर्मांतरण। उसे क्या बोला जाता है? धर्मांतरण। मानसिक विकार, मानसिक विकार, पति या पत्नी में से कोई भी मानसिक स्थिति या बौद्धिक अक्षमता या पागलपन से ग्रसित हो और उसका एक दूसरे के साथ रहना असंभव हो सकता है, इसलिए मानसिक विकार को भी इस अधिनियम का आधार मान लिया गया था। ठीक है, तो ये सभी आपको जो मैंने 5-6 वर्ड बताए हैं, आप लोग इसका भी ध्यान रखिए। ठीक है, तो 13 के अनुसार देखिए, संसर्ग वर्ग या धर्म परिवर्तन, पागलपन, कुष्ठ रोग, रजित रोग, संन्यास, मृत्यु, निष्कर्ष। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर वही चीजें कही जा रही है कि संबंध विच्छेद प्राप्त करते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट। ठीक है, आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी होगी। इस अधिनियम में हिंदू विवाह प्रणाली में कुछ परिवर्तन किए गए। जैसे अगर बात किया जाए, अब हर हिंदू स्त्री पुरुष दूसरे हिंदू स्त्री पुरुष से विवाह कर सकता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो। और एक बात यह था कि एक विवाही तय किया गया है, द्विविवाही अमान्य और दंडनीय माना गया है इसके अंतर्गत, ये भी आपको ध्यान रखना है। न्यायिक पृथक्करण, विवाह संबंध विच्छेद और विवाह शून्यता की डिक्री की घोषणा भी इसी व्यवस्था में की गई। मतलब न्यायिक पृथक्करण, विवाह संबंध विच्छेद, अलगाव के बारे में भी चर्चा यहीं पर ही किया गया है इसी अधिनियम में। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। आगे अगर हम बात करें, प्रवृत्तिहीन और विवर्ज्य विवाह के बाद और डिग्री पास होने के बीच उत्पन्न संतान को वैध घोषित कर देना, परंतु उसके लिए डिग्री का पास होना आवश्यक है। डिग्री का पास होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और न्यायालयों पर एक वैधानिक कर्तव्य नियत किया गया होता है और हर वैवाहिक झगड़े में समाधान करने का प्रथम प्रयास भी किया जाता है न्यायालय के द्वारा, तो ये भी काम हो जाएगा। और बाद में या बीच में संबंध विच्छेद का निर्वाह व्यय एवं निर्वाह भत्ता की व्यवस्था भी की गई है। न्यायालय को इस बात का अधिकार देता है या दिया जाता है कि अवयस्क बच्चों की देखरेख और भरण पोषण की व्यवस्था भी करता है। ये सारी की सारी क्रियाविधि जो देख रहे हैं आप लोग, किसमें देख रहे हैं? बाल विवाह अधिनियम 1956 में देख रहे हैं, 1956 में। ठीक है भाई, अब देखिए थोड़ा यहाँ से मुख्य बिंदु पर बात करते हैं कि वर्तमान में हिंदू विवाह अधिनियम 1955, जिसको हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को तलाक का आधार नहीं माना गया है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि किसको माना गया है, किसको नहीं माना गया है। ठीक है भाई, अभी हम इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा भी करेंगे कि ये है क्या चीज़, है ना? क्लियर हो रहा है?
और देखिए, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कई मामलों में पूर्व न्यायिक सुनिश्चित करने का अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करना, और इसी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में जो तलाक का आधार है वो विवाह विच्छेद का आधार माना है, किन किन प्रक्रियाओं पर लागू होता है, ठीक है, वो चीज़ें आपको जानना जरूरी है। जैसे अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर अभी भी मैंने आपको बताया है 13 के अकॉर्डिंग कि क्या है क्रूरता, व्याभिचार, परित्याग, धर्मार्थन और मानसिक विकार, इसके बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया है। अब देखिए यहाँ पर जो इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन मैरिज है ये है क्या, तो आप एक बात तो यहाँ से ये ध्यान रखें कि हाल ही में आर श्रीनिवासन कुमार बनाम आर सेमेथा मामले में सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायिक निर्णयों की जांच करने के लिए इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार मानते हुए तलाक का निर्णय दिया था, और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस निर्णय को कहा कि जिन मामलों में वैवाहिक संबंध पूर्ण रूप से अव्यवहार, भावनात्मक रूप से मृतप्राय यानी उसमें सुधार की कोई संभावना ना हो, अपूर्ण रूप से टूट चुके हैं, तो उन्हें तलाक के आधार पे हम मान लेंगे, क्या कर लेंगे, उसका हम मान लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको ध्यान में ही रखनी है, ठीक है। देखिए, इरिट्रीवेबल का अर्थ क्या है बताइए, पता है? बोलिए। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखनी होगी, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे वैवाहिक संबंध निष्फल होने की, ठीक है, तो ये भी चीज़ें उसमें आ जाती है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ से आप लोगों की क्लास जो है आगे मैं कल करूँगा, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, जो चीज़ें हैं आप लोग इसे देखे रहिएगा, ठीक है। ये सभी की सभी चीज़ें जो थी इम्पोर्टेंट थी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को आज जो बताया है वो हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में बात किया है और बाल विवाह निषेध अधिनियम के बारे में बात किया। यहाँ से आप लोगों से एग्ज़ाम में 110% 3 से 4 प्रश्न जरूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसे ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है।